चलिए स्टार्ट करें। टॉपिक इम्पॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं। लैग आ रहा है क्या थोड़ा सा? मुझे ऐसा लग रहा है। इज इट सो? करें कंटिन्यू? चलो आप मुझे बता देना। ये एक शीट ले रहे हैं, ठीक है? ये शीट बहुत पतली है। द शीट इज वेरी वेरी थिन। इसकी कितनी थिन है? 1 लेयर की शीट है, खाली एक लेयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? ये बेटा जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जैसे कि ये पेज को इमेजिन करो, ये लो, ये बुक का ये एक पेज, ये जो एक पेज की थिकनेस होती है ना, इतनी पतली शीट ली है और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो इधर और इधर पूरा चार्ज पूरी सरफेस पे फैला हुआ है। मतलब वो पॉजिटिव चार्ज इधर भी है और ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी है। ये चीज मेन समझने की है, तो प्लीज समझना, चार्ज दोनों तरफ है। चार्ज कहाँ है बेटा? चार्ज दोनों तरफ है। तो आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अगर आप गॉस थ्योरम लगाना चाहते हो बेटा, तो वो कहता है गॉस थ्योरम लगाने के लिए पहले ये जो चार्ज वाली शीट है इसको किसी सरफेस में एनक्लोज करना पड़ेगा। गॉस थ्योरम यही तो कहता है। सब लोग रिकॉल कर पा रहे हैं? मुझे पॉइंट्स बता सकते हैं? चैट विंडो पे फटाफट पॉइंट लिखना चालू करो। अपन टेस्ट करते हैं कितने बच्चों को याद है गॉस थ्योरम के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, यू नीड एन एनक्लोज्ड सरफेस जिसमें सिमेट्री होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट कौन बता रहा है? चलो हल्का सा रिवीजन करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, बताओ जल्दी से मुझे। हाँ, लेट मी नो कौन लिख के बता रहा है। गॉसियन सरफेस मैंने बता दी, सिमेट्री होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आप बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी, है ना? यस, आंसर करेंगे। सिद्धार्थ कह रहा है मैम इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट। गौरव कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट। यस। और कोई? तीसरी चीज आपने बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? आदित्य कह रहा है मैम क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस पहला पॉइंट मैंने बता दिया था। आस्था इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बता चुके। और थीटा कांस्टेंट। यस, निर्माण इज सेइंग कि मैम थीटा भी कांस्टेंट होना चाहिए। वेरी गुड बच्चों, ठीक है? तो ये सारी चीजें तुमको याद है। तो सबसे पहले तो बच्चे हम क्या करेंगे, इस शीट को हम एनक्लोज करने जा रहे हैं। इनफाइनाइटली लार्ज लिया बेटा, इनफाइनाइटली लार्ज, ये यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिख दो। तो इस बार मैं इसको क्लोज कैसे कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। मैंने इस शीट से x डिस्टेंस अवे, और वैसे ही पीछे भी है ये x डिस्टेंस अवे, तो x टोटल 2x लेंथ का एक सिलेंडर कंसिडर किया है। क्या किया है बेटा? 2x लेंथ का एक सिलेंडर। क्रिश बच्चे क्लास में कैसे लेट हो जाते हैं? ये क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर क्या देता है? सिमेट्री देता है। इस चार्ज को मैंने कैसे एनक्लोज किया है बच्चे? गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। गॉसियन सरफेस ऐसी जिसमें सिमेट्री हो। किसके अबाउट? चार्ज के अबाउट। इधर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज एक बॉडी पे लाई नहीं कर रहा है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, ठीक है? तो चार्ज इस तरीके से जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो मुझे इसको एनक्लोज करना है। इफ आई वांट टू अप्लाई गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम, तो बच्चे मैंने क्या किया, एक सिमेट्री, एक बॉडी, यूनिफॉर्म बॉडी कंसिडर करी, और वो क्या मैंने लिया है? द सिलेंडर, ठीक है? इस सिलेंडर का इस शीट से आगे की तरफ भी x डिस्टेंस है और इस सिलेंडर का पीछे भी कितना डिस्टेंस है? x डिस्टेंस। ये इसका सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया किसको बोल रहे हैं? ये जो सर्कल है ये इसका सरफेस एरिया है। ऑब्वियसली सिलेंडर यूनिफॉर्म होता है तो जो पीछे वाले सर्कल का एरिया होगा वही आगे वाले का भी होगा। छोटा कंसिडर करना है, डीए लेते हैं हम लोग, डीए से स्टार्ट करेंगे। कितने सरफेसेस होंगी? एक कर्व सरफेस, एक पीछे का सर्कल और एक आगे का सर्कल, ये डीए। याद आ रहा है बच्चों? ये डीए, ठीक है? अब आपको याद है जब हमने लीनियर चार्ज किया था, जब एक वायर पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो हमने एक क्वांटिटी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेटा इसी तरीके से इसके अंदर भी एक क्वांटिटी होती है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब सरफेस पे,
जैसे कि इस बोर्ड की सरफेस पे मैं चार्ज को क्या कर दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आई नीड अ क्वांटिटी सिग्मा, जो कि होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज पर यूनिट एरिया कि ए एरिया पे क्यू चार्ज है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे या 1 यूनिट स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज होगा, क्यू बाय ए। बेटा डिवाइडेड बाय चार्ज कर दोगे तो 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट स्क्वायर ही तो होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? व्हाट डज दिस सिग्मा रिप्रेजेंट? बच्चे सिग्मा रिप्रेजेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इस बार चार्ज हमारा कैसा है, चार्ज 2D स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पेपर जितनी पतली सी शीट है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि चार्ज हमें सामने की तरफ से भी दिखेगा और अगर मैं पीछे खड़ी होंगी तो भी मुझे चार्ज नजर आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? आगे बढ़ सकती हूँ। अब हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमें फ्लक्स निकालना सिखाता है बेटा, तो वो क्या कहता है, फ्लक्स, अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो इधर कितनी, सबसे पहले हम ये देख लें हमारे पास कितने एरियाज हैं, एक सर्किल आगे, एक सर्किल पीछे और ये कर्व्ड एरिया, तो 3 एरियाज के कारण फ्लक्स होगा। ये फ्लक्स 1, फ्लक्स 2 एंड फ्लक्स 3, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण इस डायरेक्शन में होगी, देख ध्यान देना बेटा, और पीछे वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये यहाँ पे भी ये एक पतली सी शीट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इधर से भी मुझे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इधर से भी मुझे अगर चार्ज दिख रहा है तो बेटा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। ये पॉइंट समझ में आता है। अब हम एरिया 1, 2, 3 ले लेते हैं। आओ बच्चों, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, जो इस सर्कुलर एरिया में से निकल रही है। इधर भी इस सर्कुलर एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है। अगर हम इसकी बात करें बेटा, इसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन 90 डिग्री है, तो इसके लिए आप E डॉट dA2 cos 90 डिग्री बता सकते हो क्या? तो इसके कारण तो जीरो हो जाएगी। चलो इसकी बात करें, E डॉट dA1 cos 0 डिग्री, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में। पीछे की बात करें, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, तो E डॉट dA3 cos 0 डिग्री। क्या ये क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? तो E dA कितना आ जाएगा, E dA cos 0 डिग्री 1, बेटा ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, E dA, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतने एरिया से जो निकल रही है, नंबर ऑफ लाइन वो फिक्स्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस यूनिफॉर्मली चार्ज के कारण तो फील्ड लाइन निकल रही है एक गिवन एरिया से, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने के कारण आप बाहर निकाल सकते हो, इनफैक्ट ये एरिया भी तो यूनिफॉर्म है, फिक्स्ड एरिया है, तो EA, और बेटा ये भी कितना हो जाएगा, EA। इंटीग्रेशन ऑफ dA विल बी इक्वल्स टू A ओनली, क्योंकि हमारे ये सर्किल का एरिया क्या है, फिक्स्ड है, पाई r स्क्वायर r, जितना भी आपने गॉसियन सरफेस सिलेंडर का रेडियस लिया है उस हिसाब से उसका एरिया आएगा, बट वो एरिया फिक्स्ड रहेगा। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताएंगे बच्चों, कॉपी कर लो एंड लेट मी नो, है ना, कॉपी करो आराम से। कॉपी हो गया क्या? यस, निर्माण सिद्धार्थ हो गया, और ब्रेक कर लें, और बताओ। गौरव 1 मिनट रुकना है, ठीक है, रुकी हुई हूँ, कर लो। आस्था हो गया बेटा, अच्छा टेस्ट दिया था आस्था आपने, हाईएस्ट मार्क्स तो खुशी के आए हैं।
जिन लोगों का टेस्ट मिस हुआ है आई होप वो नेक्स्ट टेस्ट मिस नहीं करेंगे, है ना। करो रब, हो गया। ऊपर का पार्ट साइड वाला रब कर लेते हैं। चलो आओ, तो यहां से फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA। अब हम बात करते हैं फ्लक्स इन टर्म ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो मेरी बात, हम कौन सा फ्लक्स कंसिडर करेंगे बेटा, हम सिर्फ वो वाला फ्लक्स कंसिडर करेंगे जो हमारे सिलेंडर के सर्कुलर एरिया में से बाहर आ रहा है। What is electric flux? It is the number of field line passing through a given area perpendicularly. तो मेरे इस एरिया से जो चार्ज बाहर आ रहा है, मैं पूरी शीट का चार्ज नहीं कंसिडर कर पा रही हूँ, मेरे जो सिलेंडर का एरिया है सिर्फ उसमें से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। तो आई कैन नॉट यूज दिस Q नेट, तो मुझे इस Q को सिग्मा वाली क्वांटिटी में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करूंगी, मेरा Q चार्ज किसके बराबर होगा, सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, Q अपॉन एरिया होता है ना, तो Q कितना हो जाएगा, सिग्मा A कौन सा वाला बेटा, ये इस एरिया से कितना चार्ज बाहर आ रहा है, सिग्मा A। क्या ये बात समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही तो देख लो क्या बताता है, एक गिवन एरिया से लेट्स से इस पूरी शीट के एरिया से कितना चार्ज बाहर आ रहा है, Q, तो यूनिट एरिया से कितना बाहर आएगा, Q/A। बट मेरे गिवन सर्कुलर एरिया सिलेंडर का क्या है, उसको मैंने यहाँ पे A लिया है, इसको A डैश लिया, तो मेरे सर्कुलर एरिया सिलेंडर से कितना चार्ज बाहर आएगा बेटा, यही तो यूनिटरी मेथड लगाओगे, है ना, यही लगाओगे, दिस इज व्हाट, सिग्मा। तो आपके सिग्मा Q नेट की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात समझ में आ रही है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो 2EA अपॉन सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि गिवन 2D शीट पे एक सरफेस पे जब चार्ज फैला होता है तो हम सिग्मा कंसिडर करते हैं, वो क्या बताता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये रिलेशनशिप आप लोग देख रहे हैं, दिस रिलेशनशिप विल नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। मैं यहाँ ये x कंसिडर करूँ, अब एक बार मेरे को सुन, चलो लिख रहे हो तो लिख लो, फिर मैं थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगी इसकी, लिख के बच्चे मुझे बताना, है ना, इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, इस रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेंगे। Q नेट, बेटा Q नेट कौन सा लेते हैं, सिर्फ वो चार्ज जो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, इस क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज कितना है, सिग्मा A, where what is A? A is the circular area of this cylinder। इस सिलेंडर में से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगी, सिर्फ इतने पोर्शन के चार्ज के कारण। क्या ये बात समझ में आ रही, सिर्फ जो इतना सा चार्ज, जो इतने एरिया में चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जो कि इस सर्कुलर एरिया में से निकलेगी। तो मेरा Q नेट सिर्फ और सिर्फ वही होता है, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। तो इधर मुझे Q नेट बताना पड़ेगा, मैं कितने एरिया का कंसिडर कर रही हूँ, है ना, क्लियर है ये बात, कॉपी हो गया क्या आप लोगों का, फिर मैं थोड़ी सी बात बताना चाह रही हूँ। हाँ ठीक है सिद्धार्थ, सुनेंगे मेरी बात बेटा, इस रिजल्ट को देखो आप, रिजल्ट आपका क्या आया, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या बेटा ये आपने जो गॉसियन सरफेस कंसिडर करी है उसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि कितने आपने सिलेंडर का सर्कुलर एरिया कितना बड़ा लिया है, नहीं डिपेंड करता। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द सर्कुलर एरिया ऑफ योर सिलेंडर। आपने सिलेंडर कितना छोटा या कितना बड़ा कंसिडर कर रहा है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट ही नहीं है। दूसरी चीज देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चाहे इस पॉइंट पे देखो या इस पॉइंट पे A B C,
बेटा वो किसी भी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं कर रही है कि शीट से ए डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो या शीट से बी पे या शीट से सी डिस्टेंस पे। At every point the electric field will be same because electric field does not depend upon ये मेरी शीट कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे देखनी है, इस पे देखनी है, यहाँ पे देखनी है, वो डिपेंड ही नहीं कर रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द distance at which you have to calculate electric field from the sheet। शीट से क्या डिस्टेंस दिया उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है। ये रिलेशनशिप किसके लिए वैलिड है, ये रिलेशन, ये जो फॉर्मूला है कब वैलिड होता है, जब ये जो x होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द शीट। आपकी शीट इनफाइनाइटली लार्ज होती है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। ये प्लीज लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला हम कहाँ लगाते हैं, हमारी बुक में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें ये इनफाइनाइटली लार्ज शीट का ही केस लेना है बच्चे। बट आप याद रखेंगे इनफाइनाइटली लार्ज शीट के लिए आप छोटा सा डिस्टेंस, छोटे से डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो। x उल्टा लिख दिया बेटा, x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द शीट। ये जो शीट है कैसी है, इनफाइनाइटली लार्ज शीट, ठीक है, शीट इज इनफाइनाइटली लार्ज। क्लियर है ये बात। और उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत छोटा है। इनफाइनाइट टर्म पता है ना फिजिक्स के अंदर, इनफाइनाइट टर्म क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म। जैसे कि इस इतने बड़े बोर्ड पे यहाँ पे एक मैंने चींटी छोड़ दी, एक कोई भी छोटा सा जानवर छोड़ दिया, मच्छर छोड़ दिया, तो बेटा उस मच्छर के लिए ये बोर्ड क्या है, इनफाइनाइटली लार्ज है, क्योंकि उसको बोर्ड के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। बट आप जब दूर खड़े होते बोर्ड से, आपके लिए बोर्ड इनफाइनाइटली लार्ज बॉडी नहीं है, समझ रहे हो। एक मच्छर के लिए ये बोर्ड इनफाइनाइटली लार्ज बॉडी है, क्योंकि उसको चारों तरफ अपने से बोर्ड ही नजर आएगा। बट फॉर यू दिस बोर्ड इज नॉट एन इनफाइनाइट बॉडी। क्या थियरी क्लियर है, क्या ये डेरिवेशन समझ में आ गया है, मुझे बताइएगा बच्चों सब लोग, तो मैं आगे टॉपिक पे बढ़ूंगी। जल्दी से बताओ, इज दिस टॉपिक क्लियर टू एवरीवन, जल्दी जल्दी। आज चैप्टर का एंड कब होगा, जब तुम लोग मुझे रिस्पॉन्ड करोगे, है ना। इज दिस टॉपिक क्लियर, यस, सबका नाम नहीं लेना पड़े, हाँ हाँ जी, चलो कोई डाउट हो तो पूछना। क्रिश नेक्स्ट क्लास से लेट आओगे तो मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगी, है ना, बात ये याद रखना। आओ देखेंगे, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या कर रहे हैं, ये एक शीट लिए एग्जैक्टली पहले जैसी, इनफाइनाइटली लार्ज पॉजिटिव शीट, है ना, और ये एक और शीट रखी है उसके बाजू में, और इन दोनों शीट्स के बीच में ये जो d डिस्टेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे आपने दो शीट रखी और इस शीट पे नेगेटिव चार्ज है, इस शीट पे नेगेटिव चार्ज है, ये A, ये B और ये C। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C। बेटा A, B और C पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ये प्लेट 1 है, प्लेट बोल लो, शीट बोल लो, इसको हम प्लेट बोलेंगे। सेकंड चैप्टर जब बच्चे स्टार्ट करेंगे ना तो उसके अंदर हम शीट को हम प्लेट बोलते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम हम नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसमें बहुत काम आएगा, ठीक है। कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर बहुत शानदार टॉपिक है, आएगा, मजा आएगा। A, B, C, प्लेट 1, प्लेट 2, केस समझ में आ रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B, C।
आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड आई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के कारण या एक शीट के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि ए बी सी पॉइंट का इस शीट से इस पॉइंट के डिस्टेंस पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो चाहे आप बी पे निकालो, सी पे निकालो, सब जगह सेम ही आएगी। आओ आओ देखो जरा, आओ मेरे साथ। यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज रखो, ये टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे एक और टेस्ट चार्ज रखो, वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज को ये प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण का डायरेक्शन ये है। क्या ये बात समझ में आती है? बेटा सी पॉइंट पे आओ, सी पे एक टेस्ट चार्ज रखो, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव के कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज पे नेगेटिव प्लेट से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब जरा हम E1 और E2 की बात कर लें। बेटा कितना होता है? E1 E2 के बराबर ही होता है, और वो कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज पर यूनिट एरिया। बेटा ये दोनों प्लेट्स पे चार्ज और एरिया, इनकी शीट सब कुछ बराबर लिया है हमने। तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा दोनों फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण और मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जीरो? सिमिलरली क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे भी जीरो आने वाली है? हाँ जी बच्चों, ई नेट दोनों के कारण जीरो हो गया। दोनों के मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, डायरेक्शन अपोजिट है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। मतलब ये दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स पे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और इस दर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। चलो अब बीच की बात कर ले, बी पॉइंट पे क्या होगा? आओ जरा, बी पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज को इस तरफ धक्का देगी, और बी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को नेगेटिव वाली फील्ड भी सेम डायरेक्शन में धक्का देगी। क्या बोलते हैं? ठीक है, यही होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2, दोनों की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का सिग्मा सेम है। सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, हम दोनों का सिग्मा सेम लेके चल रहे हैं, है ना। तो EB कितनी आ गई है बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रिजल्ट समझ में आ रहा है? बहुत बहुत काम का रिजल्ट है, लिख लो और बताना लिखने के बाद। इस रिजल्ट में कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। इनफाइनाइटली लार्ज है, शीट्स अभी भी इनफाइनाइटली लार्ज, दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा प्लस और माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। इधर हम पहले मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, है ना, हम तो हमेशा मैग्नीट्यूड ही पुट करते हैं। बोलो बच्चों, लिख लिया? समझ में आया क्या? लिखा क्या आप लोगों ने? लिख लिया? किसी को कोई डाउट है? यस, समझ आ रहा है? क्लियर? हाँ बेटा बोलो सिद्धार्थ। अगर d बड़ा होता तो फिर E1 E2 नहीं होता। ये इसके लिए ना, ये पूरे डेरिवेशन के लिए आप कुछ कंडीशंस ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हो। हमने क्या डिफाइन किया कि ये दोनों शीट इनफाइनाइटली लार्ज हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है। ये डेरिवेशन की इनिशियल स्टार्टिंग कंडीशंस है और उसके साथ ही करना है, अदरवाइज द थिंग्स विल बिकम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, जो आपके कोर्स के बाहर की है ना। तो हमको ये कंडीशन के साथ ही अप्लाई करना है, ठीक है सिद्धार्थ। इनफैक्ट देखो, दोनों पे सिग्मास भी फिलहाल तो हमने सेम लिए हैं,
अगर तुम देखो दोनों पे अगर सिग्मा सेम नहीं होगा ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होगी, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं होगी, रिजल्ट वैसे ही डिफरेंट हो जाएगा। आ रहा है क्या सिद्धार्थ ये बात समझ में? बोलो। मीटिंग कैसे छूट रही है बच्चों की? लैग आ रहा है क्या? बताना मुझे बेटा, मेरी मीटिंग लैग कर रही है क्या? सब लोगों की मीटिंग हाँ लैग कर रही है। एक बार मैं रीजॉइन करती हूँ, ठीक है? मैं रीजॉइन कर रही हूँ एक बार। अभी अभी ठीक है क्या? मुझे तो अभी भी हल्का सा लाग लग रहा है। इज इट सो? ठीक है क्या मीटिंग? चालू करूं? बताना बच्चों, लैग आ रहा है अभी भी? हाँ आ रहा है, मुझे भी दिख रहा है डिले हो रहा है। हाँ आई कैन सी दैट बेटा, मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा। बट क्लास ले लें ऐसे, मतलब क्लास में डिफिकल्टी थोड़ा ना आएगी। पढ़ाना चालू कर दूं क्या? मेरी मुझे पता है मेरी बात कुछ सेकंड बाद पहुंच रही है, बट पहुंच तो रही है ना? हैं? पहुंच रही है? हाँ ठीक है ठीक है। चलो सिद्धार्थ, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला क्या बेटा? अभी हम कुछ कंडीशन के साथ ही ये डेरिवेशन किया है कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, दोनों के सिग्मा सेम होने चाहिए, तो ही तो बेटा आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लोगे। अगर इनफैक्ट दोनों के सिग्मास भी डिफरेंट कर दोगे ना, तो भी क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इतना ईजी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। आगे बढ़ूं क्या? ओके आओ। अच्छा एक चीज और सुनना, हाँ ठीक है बेटा, एक चीज और सुनो, हमने क्या बोला, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड हो गई है दो प्लेट्स के बीच में। तुम्हें पता है इन दो, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और सिग्मा भी बराबर है, तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस तरीके से शो करते हैं। तो प्लीज एवरीवन ड्रॉ दिस डायग्राम आल्सो, ये अलग से बना लेना। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और नेगेटिव में घुसेगी, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंड। तो इन दो प्लेट्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दो प्लेट के बीच में आप कोई भी चार्ज रखोगे ना, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, किसी भी चार्ज पे फोर्स लगाती है, ठीक है? तो दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट उनके बाहर की तरफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम बच्चों। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आए, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। डन? अब कर दूं ये डायग्राम, इतना से ड्रॉ करना है तुम लोगों को। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो बेटा, है ना?
चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। फिजिक्स में हम जो जितने स्फीयर्स कंसीडर करते हैं वो तुम्हारे लिए लिख देती हूँ। कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, और तीसरा कंडक्टिंग स्फेयर सॉलिड स्फेयर। पहले हम इन तीन को कंसिडर कर रहे हैं, और जो चौथा हम स्फेयर कंसिडर करते हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, वो होता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। ठीक है, जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, देख लेंगे, बता देंगे आपको। सुनो मेरी बात, ये इन चारों स्फेयर के कारण बच्चे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे मजे की बात यह है कि हम चारों की अलग अलग नहीं निकालते हैं बेटा, इन तीनों के रिजल्ट सेम होते हैं। कैसे? कंडक्टिंग शेल क्या होता है? जो अंदर से खोखला होता है ना। इस कंडक्टिंग स्फेयर पे अगर आप चार्ज देते हो तो बेटा वो सारा का सारा चार्ज कहाँ रहता है? उसके स्फेयर पे, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं ना, अंदर तो हॉलो है। और नॉन कंडक्टिंग का भी आपको पता है कि कोई भी बॉडी जो नॉन कंडक्टर होती है उसके हमेशा सरफेस पे चार्ज रहता है। आप जितना भी चार्ज देते हो वो उसकी सरफेस पे ही लाई करता है। ठीक है, अब कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर में क्या हुआ? अब आपने क्या लिया? एक सॉलिड स्फेयर लिया जिसके अंदर भी चार्जेस भरे हुए हैं। जब आप इस पे चार्ज डालोगे, आपने इंजेक्शन डाला, इमेजिन करो आपने चार्ज का इंजेक्शन डाला, पिचकारी डाली चार्ज की, तो बेटा वो चार्ज जब अंदर डालोगे, ये पॉजिटिव चार्ज आपने डाला बेटा, इन पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करके होगा क्या? फिर से ये सारे के सारे चार्ज कहाँ आ जाएंगे? सरफेस पे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चाहे हमारा शेल कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग कोई भी बॉडी हो बेटा, जैसे कि वुड है, वुड एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी होती है, अगर आप उसको चार्ज देते भी हो तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ वो चार्ज उसकी सरफेस पे रहता है। अरे याद करो ना, ग्लास रॉड, ग्लास क्या कंडक्टिंग होती है? नहीं। क्या चार्ज उसके सरफेस पे रहता है? यस। तो इसी तरीके से कोई भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी को जब आप चार्ज देते हो वो उसकी सरफेस पे रहेगा। अब ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। शेल वो होता है बेटा जो अंदर से खोखला होता है, हॉलो, अंदर से हॉलो। पहले डायग्राम समझ लो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये हॉलो है अंदर से, दिस इज हॉलो। तो जो भी चार्ज दोगे, ये कंडक्टर भी होगा तो भी इसकी सरफेस पे रहेगा। अब हमने सॉलिड कंडक्टर लिया, सॉलिड कंडक्टर में जब आपने चार्ज की इंजेक्शन डाली अंदर, तो इन पॉजिटिव चार्ज में बच्चे रिपल्सिव फोर्स लगा, जिसके कारण ये सब के सब कहाँ आ गए? बाहर आ गए। तो क्या बच्चों को ये चीज क्लियर है? इन तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट सेम आने वाला है। अगर ये चीज क्लियर है तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। बताना बच्चों, बढ़ो आगे। क्या ये चीज समझ में आ गई है कि तीनों के कारण, चाहे आपका नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हो या कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर समझ रहे हो ना, जिसके अंदर भी चार्जेस हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कंडक्टर क्या होता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, सारी चीजें होती हैं। सॉलिड है, उसको जब आप चार्ज पिलाते हो तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने के कारण सारा चार्ज कहाँ पे आता है? फिर से सरफेस पे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी बेटा? जल्दी से बताना और ये चीज लिखना। इन तीनों के केस में चार्ज ऑलवेज reside on the surface of sphere. Yes, let me know on the comment section, क्या ये बात आप बच्चों को क्लियर है कि चार्ज कहाँ रहने वाला है? चार्ज सिर्फ और सिर्फ इनकी सरफेस पे रहने वाला है बच्चों। बता दो बच्चा, क्लियर है क्या ये बात? जल्दी जल्दी बोलो, आवाज आ रही है ना मेरी? तो जवाब देते चलो। चलिए ठीक है आर्यन सिद्धार्थ,
तो पहला डायग्राम बनाते हैं, ये लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल स्लैश नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स स्लैश कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तीनों का रिजल्ट सेम आने वाला है, तीनों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मजे से समझ में आने वाला है। आओ आओ दिखाते हैं। ये तुम्हारा एक शेल बोल लो, स्फेयर बोल लो, सॉलिड स्फेयर कंडक्टिंग, जिसका खुद का रेडियस r है और जिसकी सरफेस पे आपने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया है। आज का हमारा टास्क क्या है बता देते हैं आप लोगों को। बेटा हमारा टास्क ये है कि हमको इस A, B और C इन 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, निकालना चालू करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे E एट पॉइंट C। करें बच्चों स्टार्ट। अगर मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम निकालनी है तो बेटा गॉस थ्योरम ये कहता है कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो चार्ज है, ये चार्ज सरफेस के ऊपर है, बट गॉस थ्योरम लगाने के लिए मुझे इस चार्ज को किसी बॉडी के अंदर एनक्लोज करना पड़ेगा, एक क्लोज बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा, और वो भी कैसी होनी चाहिए, उस चार्ज के अबाउट सिमेट्री होनी चाहिए। तो मैं क्या कंसीडर करूंगी, मैं एक बड़ा सा स्फेयर कंसीडर कर लूंगी जो इस C पॉइंट से पास करेगा, जिसका खुद का रेडियस होगा स्मॉल r। क्या ये बात समझ में आती है? स्मॉल r सेंटर से यहाँ तक का रेडियस, इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बात मैंने क्या कर लिया, इस स्फेयर को एनक्लोज कर लिया है एक स्फेयर के अंदर। मैंने क्या किया, मेरे स्फेयर को एनक्लोज कर लिया है एक बड़े स्फेयर के अंदर। ठीक है, ये मेरी गॉसियन सरफेस है। दिस इज व्हाट, दिस इज माय गॉसियन सरफेस। मैं क्या लिखूंगी बेटा, ये मेरी गॉसियन सरफेस है। ठीक है, याद होता जा रहा है कि गॉसियन सरफेस तुम भी बना लोगे। जब भी हमको गॉस थ्योरम लगाना है बच्चे, हमको गॉसियन सरफेस बनानी पड़ती है, वो बनाई मैंने, है ना बेटा। तो ये गॉसियन सरफेस आपकी बन गई। इसके हिसाब से अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो बेटा ये एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करो। इस एरिया एलिमेंट, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट अगर आपने कंसीडर करा तो इसके लिए एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही आएगी। यस, आप यहाँ कोई पॉइंट कंसीडर करो, इस पॉइंट पे भी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। तो हर एक इस स्फेयर पे जो एक्सटर्नल स्फेयर कंसीडर किया है आप लोगों ने बच्चों, उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल थीटा 0 डिग्री होने वाला है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर से हर एक सरफेस पे जो बच्चे पॉइंट मानते हो वो डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। तो EC विल बी, EC निकालने के लिए हम फ्लक्स एट C निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA और कॉस लेंगे हम 0 डिग्री। बेटा क्रिश आप ये जो फॉर्मूलाज लगाते हो ना, तो आप कॉस को डिफाइन नहीं कर, कॉस थीटा लिखते हो। थीटा की जैसे 180 डिग्री 120 डिग्री वैल्यू आई है तो प्लीज वो लिखा करो, है ना। मैंने तुम्हारी कॉपी चेक करी, आप 120 नहीं लिखते, सीधे आंसर करेक्ट था, मैंने मार्क्स नहीं काटे, और थीटा क्या लिया है 120 लिखो, है ना। सो E इंटीग्रेशन ऑफ dA cos 0 डिग्री इज 1। इस पूरे बड़े स्फीयर का एरिया कितना है, E4 पाई r स्क्वायर। भैया बड़े स्फीयर का एरिया स्मॉल r से लिखोगे, क्या ये बात समझ में आती है? अब गॉस के हिसाब से फ्लक्स क्या होता है, Q नेट। आई रिपीट बच्चों, इधर प्लीज ध्यान देना, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सरफेस पे चार्ज है बच्चे, जब भी सरफेस पे चार्ज होता है तो मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करनी पड़ती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना बेटा। उस हिसाब से Q नेट की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा
इंटू ए, कितने एरिया, प्लीज ध्यान देना बच्चों, इधर ए कितने एरिया पे चार्ज है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस आर एंड दिस आर। ये क्या था, ईडीए, ये क्या बोलते हैं कि इतने एरिया में से फ्लक्स निकल रहा था। ये कौन सा एरिया था जिसमें से फ्लक्स निकल रहा है, ये वो एरिया है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लीज बच्चों मुझे ये बात बताना, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू एरियाज। एक एरिया क्या बता रहा है कि भैया यहाँ इतने एरिया में से फ्लक्स निकल रहा है, और ये वाला एरिया बता रहा है कि इतने एरिया पे चार्ज रखा हुआ है। प्लीज बच्चों मुझे बताना, क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो बेटा इन दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर दोगे तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये एक गंदा सा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला भी बताएंगे इसका। प्लीज लेट मी नो, आर यू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये बहुत जरूरी है जानना, है ना। हाँ, कृष और सिद्धार्थ कह रहे हैं उनको तो समझ में आ रहा है। देखो स्मॉल आर स्क्वायर वाला जो एरिया है वो आपको बता रहा है कि फ्लक्स कितने में से निकल रहा है, और स्मॉल कैपिटल आर वाला एरिया वो बता रहा है कितने एरिया पे आपने चार्ज रखा हुआ है ना बच्चों। प्लीज समझना इस चीज को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखो, ये लिखो, है ना। लिख लिया, लेट मी नो। वासु क्या हाल है भाई तुम्हारे, चीजें समझ में आ रही क्या। यस वासु, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पूरी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, घर पे तसल्ली से वापस से पूरी सारी चीज़ों को देखना, है ना। सारी चीज़ों को आप वापस से तसल्ली से देखना, रिवाइज करना, और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता देना कि मैम ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई, ठीक है। देखो मैं सारी चीज़ें कर लूँ तुम्हारे लिए हर दिन तो मैं बोर्ड की सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, मतलब कभी कैमरा कभी मोबाइल। इनफैक्ट अभी तुम जब इस रूम में आओगे तो 4 5 6 7 1 2 3 7 ट्यूबलाइट्स लगाई है मैंने इस रूम के अंदर, 7 ट्यूबलाइट्स, ठीक है, जिससे कि मेरे पार्ट में जो मैं कर सकती हूँ आई एम डूइंग दैट, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग भेज भी रही हूँ, तो अब आप लोग जितना ले सकते हो लेने की कोशिश करो, है ना। हाँ जी निर्माण, ये वाला पार्ट क्लियर है, सब लोग बता दें मुझे एक बार, मुझे फिर आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों लेट मी नो, इज दिस क्लियर। हाँ सिद्धार्थ तुम तो बता ही रहे हो बेटा, मैं औरों से पूछ रही थी, आस्था बता रही है, निर्माण बेटा आपको समझ में आ रहा है, गौरव को क्लियर है, ठीक है। देखो इसी रिजल्ट को अगर मैं Q की फॉर्म में लिखती हूँ, Q की फॉर्म में, Q मैंने बोला Q इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E 4 पाई आर स्क्वायर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकाली, एक आपने ये निकाली, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको नीचे उतार दिया। बेटा ये रिजल्ट आपको किसी के जैसा दिखता है क्या, ये रिजल्ट किसके सिमिलर है। बेटा ये रिजल्ट तो एक पॉइंट चार्ज के जैसे ही तो है, एक पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के r डिस्टेंस अवे टेस्ट चार्ज को रख दें, तो ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है या फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है, तो वो उसका फॉर्मूला यही तो होता है। तो हम आपको इससे क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर इस स्फीयर को आप दूर से देखोगे या इस स्फीयर के बहुत ये r डिस्टेंस बहुत दूर है, तो
ये जो चार्ज स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये स्फेयर आपका पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस रिजल्ट इज फॉर पॉइंट चार्ज। तो ये क्यू क्या है? नेट चार्ज ऑन द स्फेयर, और इट कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। सारा का सारा चार्ज हमने क्या बोला? सेंटर पे एक्यूमुलेटेड है। यस बच्चों, आगे बढ़े, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चले। रब कर दो इसको, हाँ रब कर देते हैं। आओ नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊंगी। मंडे को अपन सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे गॉसियन पे। आओ आओ देखो इधर, E एट पॉइंट ए, इधर इधर। तो अगर मुझे A पॉइंट पे निकालना है तो मेरे को A पॉइंट से पास करती हुई एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। क्या ये बच्चों को, सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? A से पास करती हुई एक गॉसियन सरफेस, ठीक है? तो फ्लक्स, बेटा फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? लेट मी टेक अदर पेन। फ्लक्स ड्यू टू A इज इक्वल्स टू E डॉट dA cos थीटा। अब एक बात बताओ, क्या इधर कोई चार्ज एनक्लोज्ड भी है क्या? इज देयर एनी चार्ज एनक्लोज्ड? इज देयर एनी चार्ज एनक्लोज? ए के अंदर कोई चार्ज है? नहीं है बच्चे, देयर इज नो चार्ज। तो जब चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज ही जीरो है तो फ्लक्स कैसे होगा? फ्लक्स भी तो जीरो होगा। क्या ये रिजल्ट तुम लोगों को समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग बेटा दिस रिजल्ट? भाई इधर ई इनसाइड जीरो मान लो, या क्यू इनसाइड जीरो बोल दो। अगर क्यू इनसाइड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, क्यू जीरो है तो फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो। बोलो इज दिस रिजल्ट क्लियर? ये तो बहुत सिंपल रिजल्ट है, बहुत ही सिंपल। क्लियर बच्चों? जल्दी से बताओ, है ना? जल्दी से बता दो। क्लियर? लिख लिया? आज तुम लोगों का रिस्पॉन्स भी स्लो आ रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है आदित्य बेटा। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं बी पॉइंट पे। बेटा बी पॉइंट पे जब आपको फ्लक्स निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? हम ये जो स्फेयर है इससे जस्ट हल्का सा मिलीमीटर्स में, बहुत हल्का सा एक गॉस सरफेस कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि इस चार्ज को एनक्लोज करना है, जिसका रेडियस हम ऑलमोस्ट आर के बराबर ही लेते हैं, ऑलमोस्ट आर के बराबर। तो बेटा ई बी जब आप फ्लक्स निकालते हो एट बी, तो क्या आएगा? ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि हमने क्या बोला? ये बिल्कुल इससे अड़ता हुआ, इतना सा हमने ये हमारा गॉसियन सरफेस कैसा है? बिल्कुल उसको टच करता हुआ। तो ये रहा डी ए, है ना? और ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है ना? तो इनके बीच में cos 0 डिग्री। तो E यूनिफॉर्म है, R डिस्टेंस अवे है, DA। बेटा DA इधर क्या लेना है? 4 पाई r स्क्वायर, बिकॉज जो हमने गॉसियन सरफेस बच्चे कंसीडर करी है उसका रेडियस हम ऑलमोस्ट जो गिवन स्क्वायर है उसके रेडियस के बराबर का ही ले रहे हैं, ठीक है? और दूसरा फ्लक्स का रिजल्ट क्या होता है? Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर का चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट कर दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E 4 पाई r स्क्वायर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है? कैपिटल R। अब सारे रिजल्ट में तुम्हारे लिए एक साथ लिख देती हूँ, है ना? E आउटसाइड, बेटा आउटसाइड आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली थी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। E इनसाइड 0 और E ऑन द सरफेस, सरफेस पे क्या हुई?
1/4 pi epsilon naught q upon r square. Are you able to make out the difference between this r and that r? क्या आप लोगों को बच्चे ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? और इन दोनों रिजल्ट से आप क्या कह सकते हो? इन दोनों रिजल्ट से बच्चे आप कह सकते हो आपका जो स्क्वायर है उसका रिजल्ट किसके जैसा है? इट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट चार्ज. जो आपका स्फेयर है बच्चे किसके जैसे बिहेव कर रहा है? एक पॉइंट चार्ज के जैसे ही बिहेव कर रहा है ना? क्या ये समझ में आ रहा है? इधर E की वैल्यू, ये डायग्राम देखना सब लोग मेरे साथ, एवरीबॉडी प्लीज ध्यान देंगे. ये स्मॉल r और यहाँ से ये r बढ़ता जा रहा है, ठीक है? ये अंदर की बात करने, अगर ये मेरा स्फेयर मैंने रखा, ये मेरा स्फेयर है, ठीक है? तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं. मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सरफेस पे मिल रही है. अब आगे जब जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी. बोलो ये रिजल्ट क्लियर है क्या? इनसाइड द स्फेयर नो चार्ज, नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज देयर इज नो चार्ज. एट द सरफेस, ऑन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम. आदित्य क्लियर है बेटा? और जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो E इनवर्स स्क्वायर लॉ से घटता जाएगा. इज दिस क्लियर? यस बच्चों, बताओ मुझे, क्या ये रिजल्ट आ रहा है आप लोगों को समझ में? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है. वापस रिवाइज कराने की जरूरत लग रही है कि इस रिजल्ट को? आई होप ये क्लियर है ना? ठीक है, तो ऑफिशियली देखो, आज आप लोग एनसीईआरटी निकालना और उसको रीड करना. बेटा हम एनसीईआरटी पूरी कर चुके हैं, जो आपके कोर्स का है सब कुछ हो चुका है. नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का भी मैं बता दूंगी एक बार आपको, है ना? वो भी बता देंगे. 2021-22 में जो कोर्स में आ रहा है, पिछली अभी 2021 वाले में ये वाला पूरा काट दिया था, है ना? ये स्फीयर वाला पूरा कट गया था. आपके अभी कुछ नहीं कटा है, तो हमने पूरा कर दिया है. अगली क्लास में मैं तुम्हें गॉसियन सरफेस के इसके रीजनिंग असर्शन के केस स्टडी क्वेश्चंस करवाऊंगी मंडे की क्लास के लिए. उससे पहले अब पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, एनसीईआरटी प्लीज लगा डालो, है ना? मैं नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी पे डिस्कस करूंगी. जो मुझे क्वेश्चन लगते हैं आपको खुद नहीं आएंगे वो मैं बताऊंगी भी, बट उसके लिए आप लोग करके रखो. प्लस मैं एक और शीट आज बना के फ्रेश शीट बनाऊंगी केस स्टडी या रीजनिंग असर्शन पे और तुमको भेज दूंगी. क्लियर है? रिवाइज कर लो. ट्यूसडे या थर्सडे, मोस्टली थर्सडे को मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी, है ना? थर्सडे को टेस्ट लूंगी. ठीक है बच्चे, चलो बाय बाय.